वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं जो जीआईसी मेंस के लिए हो सकता है 25 नंबर में या 15 नंबर में, कन्फर्म आना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे 25 नंबर के हिसाब से बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज लिखने वाले हैं, पहले हम उसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करेंगे हम उन फेमस साइंटिस्टों के नाम से जिन्होंने इस पे काम किया है बच्चों। ठीक है, वो कौन थे? ब्रोंस्टेड का नाम सुना आप लोगों ने, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। तो दो लोग थे, एक थे ब्रोंस्टेड, यहीं से स्टार्ट करिएगा आप लोग, है ना बेटा, ब्रोंस्टेड एंड एक है जेरम। जेरम में बी साइलेंट है बेटा, है ना, दैट इज ब्रोंस्टेड एंड जेरम, दो लोग हैं, है ना। ये क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसका कंक्लूजन आसान है। ब्रोंस्टेड एंड जेरम इन्वेस्टिगेटेड, क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं बेटा? द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। हेलो बच्चों, ये परफेक्ट आंसर ही लिखाऊंगा बिल्कुल, जिसको आप बस डिक्टो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड और जेरम क्या करते हैं बेटा? इन्वेस्टिगेट करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट कांस्टेंट। ठीक है, या तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कह लो या दूसरी बात क्या कह लो, और आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट। ये देखो अंडरलाइन क्या क्या चीजें करनी है हमको, इसमें रेट कांस्टेंट अंडरलाइन करनी, इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा? इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन या आयनिक स्ट्रेंथ को। ठीक है बेटा, अब ध्यान से को, और आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ a large number of ionic reaction, बहुत सारे आयनिक रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का क्या या आयनिक स्ट्रेंथ का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की खोज किसने की? जेरम और ब्रोंस्टेड ने। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? सबको समझ में आ गई बेटा, है ना। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? या नंबर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन कर सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आयनिक रिएक्शंस, और इसे क्या डालेंगे? एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे बच्चों। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ये बात यहां तक। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो बहुत ही शौक रह गए बच्चों। ठीक है, एंड ऑब्जर्व क्या करते हैं? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, एंड ऑब्जर्व्ड अनएक्सपेक्टेड, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी ना, वो रिजल्ट मिल रहा है। तो पहले इसमें दो चीजें आप समझ लो बच्चों। चाहो तो बना भी देना डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, और अगर नहीं बनाना चाहते तो अभी आप फ्री हो। जैसे मैं एक छोटा सा बीकर बनाऊंगा, यहाँ पे अलग से बना रहा बच्चों। इसके अंदर जो भी आयंस मौजूद होंगे, ठीक है, मान लीजिए कि एक ए आयन मौजूद है, इस पे चार्ज है जेड ए, एक बी आयन इस पे क्या चार्ज है बेटा? जेड बी, है ना। तो जो भी सबस्टांस पानी में आयन दे वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जो भी सबस्टांस पानी में आयन दे वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भैया?
तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल गिव आयन इन वाटर, केमिकल गिव फ्री आयन, है ना, इन वाटर। एक्वस सोल्यूशन में जो भी केमिकल फ्री आयन मौजूद करवाते हैं, प्रेजेंस कराते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चों, आयनिक स्थिरांक को हम आई कहते हैं बेटा, आयनिक स्थिरांक को हम आई कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में बता भी चुका हूं मैं, टोटल सम होता है बच्चों, किसी भी आयन का जो कंसंट्रेशन होता है Ci और उसका जो चार्ज होता है उसका स्क्वायर, इसी को बोलते हैं आयनिक स्थिरांक। तो उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस लिए जिस रिएक्शंस में आयन इन्वॉल्व थे और वो एक्वस मीडियम में प्रोसीड हो रहे थे। ऐसे रिएक्शंस के रेट पर या उसके रेट कांस्टेंट पर, जरूरी नहीं हेडिंग डालना, जरूरी नहीं डालना, जरूरी नहीं, वो अंडरस्टूड है, चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, उससे नंबर घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो बातें लिख रहा हूं ये अपने आप इंट्रोडक्शन है। वो आप डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर टाइम है तो डाल दीजिए, नहीं टाइम है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये अंडरलाइन करना लास्ट में कर लीजिए, 1 मिनट लगाइए हर क्वेश्चन में, 20 से 30 सेकंड अंडरलाइन के लिए। छोटा क्वेश्चन है तो 20 सेकंड, मीडियम क्वेश्चन है तो 30 सेकंड और बड़ा क्वेश्चन है 1 मिनट अंडरलाइन करने में, कॉमा ढूंढने में। ये सब जो प्रोनाउंसिएशन, ये जो आपके पंचुएशन की जो मिस्टेक होते हैं ना, हमसे भी होते हैं भाई, हमसे तो ज्यादा होते हैं, ये हमारे नंबर को कट कर लेते हैं। इससे बचने का एक ही सहारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक, जहां पे रिएक्शन ज्यादा है, वहां रिएक्शंस को भर दीजिए आप। लेकिन अब फिजिकल केमिस्ट्री में वर्ड तो आपको लिखने पड़ेंगे ना, या जहां डेरिवेशन है आप वहां बच जाते हैं। लेकिन जैसे आप सेंटेंसेस लिखते हैं वो सेंटेंसेस मैच नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर पढ़ता वहां से कट करने की कोशिश करता, वो कट ना कर पाए, इसका क्या सोल्यूशन होगा बच्चों, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है भाई, ठीक है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट रेजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए आयनिक रिएक्शन। तो इन्होंने क्या कहा, it was observed that on raising या increasing ionic strength rate constant of ionic reaction may be increase or decrease। क्लियर बात है, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब आते हैं हम इसका डेफिनेशन, यानी कि रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है किस पर, आयनिक स्ट्रेंथ पर। तो अगर रेट कांस्टेंट मेरा आयनिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, है ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। दूसरी बार देखो तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट जनरली हमें SN2 रिएक्शन के अंदर मिलता है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम दूसरे हेडिंग में डालेंगे क्या, इसका डेफिनेशन, जो बॉडी पार्ट चल रहा है आपका, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ये, एक लाइन में बताओ, द डिपेंडेंसी ऑफ द रेट कांस्टेंट, क्या बेटा, द डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट, द डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ a reaction involving ions
in aqueous solution, the dependency of rate constant of reactions involving ion in aqueous solution on the ionic strength of the solution, on the ionic strength of the solution, ionic strength of the solution. ठीक है बेटा, is called primary kinetic salt effect. प्राइमरी पहला काइनेटिक रेट से रिलेटेड है, साल्ट आयन से लिक्विड। समझ में आ गई बात? तो सिंपल लहजों में ऐसे समझो बच्चों कि अगर मेरे पास किसी भी कंटेनर के अंदर आयंस मौजूद है, उसमें रिएक्शंस हो रहा है, तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा या उसका जो रेट कांस्टेंट होगा, बिल्कुल बता देता हूं दोबारा बच्चों, ठीक है? ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि ये बीकर है बेटा, इस बीकर में कोई भी ऐसा केमिकल डालिए जो आयन बन जाए, मतलब ऐसा कोई भी केमिस्ट्री का सबस्टांस, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई केमिकल, जनरली इनऑर्गेनिक, जिसको आप पानी में डालो और वो आयन दे दे, जैसे कि एसिड, जैसे कि बेस, जैसे कि सारे साल्ट। तो जो पानी में डाले जाने पर आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट या हिंदी में वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जो ज्यादा आयन देते हैं उनको जल्दी आयन देते हैं, ज्यादा देते हैं उनको स्ट्रांग बोलते हैं, उनकी अल्फा वैल्यू 1 के आसपास होती है। जो बहुत वीकली देते हैं या कम देते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। साथ ही साथ जब इसमें हमारे इस बर्तन के अंदर डिफरेंट तरीके के आयन मौजूद हो जाते हैं तो उस आयन का कंसंट्रेशन कितना है इनटू उसके चार्ज का स्क्वायर, ऐसे सारे आयन का मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे तो आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब जो रिएक्शन हमारे इस बर्तन के अंदर हो रहा है, रिएक्शन कैसा है बच्चों? आयन का रिएक्शन है और एक्वस मीडियम में है, आयन का रिएक्शन है और एक्वस मीडियम में है। तो किसी भी रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन इन एक्वस मीडियम के रेट कांस्टेंट पर आयनिक स्ट्रेंथ का क्या प्रभाव पड़ेगा? आयनिक स्ट्रेंथ के बढ़ाने से वो घटेगा या आयनिक स्ट्रेंथ के बढ़ाने से वो बढ़ेगा? इसी प्रभाव का नाम क्या होता है? प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में क्या कहोगे कि किसी भी रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट पर आयनिक स्ट्रेंथ का प्रभाव या जो इफेक्ट होता है, उसी इफेक्ट का नाम क्या होता है? प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक या सॉरी प्राइमरी काइनेटिक इफेक्ट कहते हैं, प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। आइसोटोपिक तो आपको ऑर्गेनिक का हो गया। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, डेफिनेशन क्लियर है सबको बच्चों? अरे बोलो भैया। बोलो बच्चों। अब किसी भी इफेक्ट, कोई इफेक्ट हो रहा है रिएक्शन के अंदर तो अच्छा तो नहीं हो रहा है भाई। मैं नहीं चाहता कि चेंज आए भाई, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो नहीं चाहता चेंज आए। तो ऐसे केसेस में इस चेंज से बचने के लिए वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता है। क्या ऐड करता है बेटा? इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता है। ध्यान से देखो, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वह होते हैं, कौन बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वह होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वह होते हैं जिनके प्लस का वेलोसिटी यानी प्लस की म्यू वैल्यू, प्लस का जो आयनिक मोबिलिटी है म्यू वैल्यू, मतलब प्लस साइन जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है
उतनी वेलोसिटी से माइनस आयन भी मूव करता है, तो उसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन है भैया? इसके एग्जाम्पल में है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको आप सोरा भी कहते हैं, KNO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट है ना, KCl, ये सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो प्राइमरी साल्ट के इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए हम अपने बर्तन के अंदर क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? कुछ ऐसे साल्ट ऐड करते हैं जो कि इनर्ट हो, लेकिन वो एक तीसरा काम कर देते, यानी दूसरा काम कर देते। पहला काम तो हो चुका है बच्चों। तो जब आप किसी बर्तन के अंदर प्राइमरी साल्ट इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इनर्ट साल्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। बोलो बच्चों। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक एक लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सारे स्ट्रांग इनर्ट नहीं होंगे। इनर्ट वह होंगे जिनके प्लस आयन का और माइनस आयन का मूवमेंट सेम स्पीड से हो रहा हो, ठीक है बेटा। और सारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं, इसके पीछे आपका आयनिक साइज का भी बड़ा रोल है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, इनको क्यों ऐड करते हैं? एडेड टू मेंटेन प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो मेरे बर्तन के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अगर उनमें से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो एडेड इनर्ट साल्ट है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, घटा बढ़ा देते हैं। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। ध्यान से सुनो। तो added to maintain primary kinetic salt effect and sometimes, कुछ हमेशा नहीं बेटा, in sometimes added salt change activity of weak electrolyte and this called secondary kinetic salt effect। सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट अभी मैं डिफरेंस में भी लिखा दूंगा बच्चों, ठीक है भाई, है ना। ओके, जिसके आयनिक कंडक्टांस सेम होते हैं क्योंकि वही साल्ट ब्रिज में ऐड किए जा सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अरे बोलो भैया। ठीक है, अब ये क्यों होता है? तो लिखा जाता है ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट का रीजन क्या है बच्चों? तो अब इसके दो बड़े रीजन है बच्चों, है ना, विच इज नॉट ओनली ड्यू टू which is not only due to, फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहला इंटरआयनिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, इंटरआयनिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट also ड्यू टू, सेकंड बात क्या है? सॉल्वेशन ऑफ द आयनिक स्पीसीज। जो सॉल्वेशन होता है उनका, हाइड्रेशन जिसको आप कहते हैं एक तरीके से, सॉल्वेशन ऑफ आयनिक स्पीसीज। क्लियर बात है? ये प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट के दो छोटे रीजन हैं जिनकी वजह से ये अराइज होता है बच्चों, है ना।
ये भी हम लोगों से पूछ सकता है। अब इसका सही ट्रीटमेंट कौन करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, आज बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं था भाई, इतनी थकान हो गई थी, पता नहीं क्यों लग रहा था बुखार हो जाएगा। फिर मैंने कहा एक क्वेश्चन तो हम कवर करेंगे ही बड़ा सा। सैटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट, ठीक है बेटा, ऑफ आयनिक रिएक्शन जितने भी आयनिक रिएक्शन है गिवन बाय दो लोग हैं, वही दो लोग जिनका नाम अभी आपने सुना है, ब्रोंस्टेन एंड जेरम। ठीक है, ये काम ये 1922 में कर रहे थे जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इस टाइम पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी आई थी, जैसे आज के टाइम कोविड आई थी वैसा ही है ना। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बनेगा इसी टाइम में, 1922 खत्म मतलब उस टाइम आई थी, प्लेग जिसे कहते हैं आप लोग। संजय जी क्या नहीं समझ में बेटा? अरे नहीं नहीं भाई पढ़ेंगे यार, एक क्वेश्चन तो पूरा करेंगे ना। साल डिफेक्ट करी क्योंकि इलेक्ट्रो का भी काम है, प्लेग आया था। ठीक है, ये किस पे करते हैं बेटा? दो थ्योरी का सहारा लेते हैं, है ना। इज बेस्ड ऑन, ठीक है, पहला है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी मैंने आज डाल दिया है, ट्रांजिशन। इरविंग की ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ना, इरविंग की है बेटा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इरविंग ने दिया है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी सपोर्टेड बाय द डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ। डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ, ठीक है, डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ बेटा पढ़ा है आपने इसको। ठीक है, ध्यान से देखो कितने लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है, और डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ के हेल्प से इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इस पूरे कॉन्सेप्ट का बच्चों, है ना। तो देखो अब हम मान लेते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर एक रिएक्शन है जिसमें ए जो आपके पास स्पीसीज है उसके ऊपर चार्ज है जेड ए, ठीक है, एक आयन है ए, दूसरा आयन जो हमारे पास बी है उस पर चार्ज कितना बेटा जेड बी चार्ज है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब ये दोनों आपस में पहले इक्विलिब्रियम में आते हैं एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यही ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है कि जब दो रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड होंगे तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स बाद में टूट जाएगा किसमें, प्रोडक्ट, यानी ए और बी के कॉम्बिनेशन से एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे ऑर्गेनिक में आप व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स कहते थे, ठीक है, वैसा ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनने वाला है ना। तो यहाँ पर एक सी बनेगा, ठीक है बेटा, सी, जिसपे चार्ज कितना आएगा। अब चूंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, इस पे एक हैच लगा देंगे, स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, स्टार लगा दो, कुछ भी लगा दो आप, स्टार या हैच लगा सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या हो गया, जेड ए प्लस जेड बी, ये इसमें चार्ज हो गया और फाइनली ये टूट जाएगा बच्चों किसमें, प्रोडक्ट में। जब ये प्रोडक्ट बना रहा था तो ये वाला प्रोसेस कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, और ये वाला प्रोसेस कैसा है, नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब ये इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल इस नाते मैंने इसका रेट कांस्टेंट लिखा क्या, K1,
इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 होगा और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। कैसा होता है बच्चों, फास्ट। और ये प्रोसेस कैसा होता है बच्चों, स्लो। तो हमेशा वही जो स्लो होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आरडीएस हमेशा K1 के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो हमने मान लिया है कि हमारे जो बीकर है उस बीकर में 2 आयन है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दोनों आपस में कोलाइड हो रहे हैं। पहले कोलाइड करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के हिसाब से क्या करेंगे बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाएगा प्रोडक्ट में। देखो जरा, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन करोगे तो आपको 15 में 14 नंबर मिल जाएगा, 25 में 23 नंबर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं बच्चों। आयनिक रिएक्टेंट लिख दूं इनको, आयनिक रिएक्टेंट हो गए हमारे। और ये क्या हो गया हमारा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक बात है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, आयनिक रिएक्टेंट है बच्चों। अब इनके लिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। जो चीजें थी हमने पहले बता दी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, के कैसे लिखेंगे, तो के लिखने के लिए इक्विलिब्रियम यहीं पे तो लग रहा है। लोमा किस पे लगेगा, स्लो पे या फास्ट पे, लोमा किस पे लगेगा बेटा, रेट लॉ। लोमा की खास बात क्या है, रेट लॉ फास्ट पे लिखा जाता है और लोमा स्लो पे लिखा जाता है बच्चों, है ना। अरे बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। इस रिएक्शन में मुझे नहीं पता कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बट इस रिएक्शन में मुझे इतना पता है कि सी के ऊपर चार्ज क्या है ना। तो देखो ध्यान से, एक बात यहां लिख दूं बच्चों, ये सारी बातें। लोमा स्लो पे अप्लाई होगा, किस पर, स्लो पे क्या देगा, के इक्विलिब्रियम देगा। और रेट लॉ किस पे अप्लाई होगा, सॉरी फास्ट पे, लोमा अप्लाई होगा फास्ट पे और क्या देगा हमें, के इक्विलिब्रियम। और रेट लॉ हमेशा किस पे जाता है, स्लो पे जाता है, यानी कि आरडीएस पे जाता है। और क्या देता है, रेट कांस्टेंट देता है। क्या देता है, रेट कांस्टेंट, है ना, याद रखिएगा बच्चों। तो अप्लाई लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था मैंने आपको, जो एक्टिविटी होती है ए होती एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा इनटू मोलरिटी होती है। तो जहां मोलरिटी है, ठीक है, गामा की वैल्यू 1 हो जाए तो ए के बराबर होती है। आप जानते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। तो अप्लाई लोमा, जब आप लोमा से लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देंगे इस पर, ठीक है भैया, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको के इक्विलिब्रियम। क्या मिलेगा बेटा, के इक्विलिब्रियम। इसको हमने के हैच मान लिया है एक्टिवेटेड की वजह से। ये क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ, जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, डिवाइड बाई एक्टिविटी ऑफ ए, है ना, एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा। इसे मैं कोई क्वेश्चन मान लूं, देखो बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं क्या, अरे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही तो लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम। यहां तक किसी बच्चे को तो डाउट नहीं है बेटा जी, क्लियर है सबको, कि इक्विलिब्रियम में ऐसा लिख सकता हूं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप जानते हैं कि A इक्वल टू होता है C लेमडा, है ना। तो बी नो डेट, हम क्या जानते हैं बच्चों, कि A इज इक्वल टू भी होता है गामा टाइम्स ऑफ C, या कंसंट्रेशन या मोलरिटी। तो अगर जहां A है वहां पर हम ऐसा पुट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए वी हैव, अगर ऐसा करें तो K के लिए एक नई वैल्यू आएगी बच्चों। जहां पर C का एक्टिविटी है वहां लिखेंगे गामा का C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C, यानी गामा टाइम्स ऑफ, गामा किसका होगा बेटा, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का गामा हो जाएगा, ठीक है,
इंटू इसका कंसंट्रेशन किसका, सी, कौन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। हैज का मतलब ही एक्टिवेटेड होता है, याद रखिएगा, है ना। हैज का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं आप, ट्रांजिशन स्टेट, यही तो लिखते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब रिएक्शन मैकेनिज्म, कल से रिएक्शन मैकेनिज्म भी स्टार्ट होगा तो मुझसे पढ़ेंगे सारी चीजें बच्चों। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, नीचे ए की जगह पे क्या लिखूंगा, गामा किसका, ए का, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। सिमिलरली गामा किसका बेटा, बी का, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखो जरा, लिख सकते हैं ना। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, गामा को एक साथ लेके आऊं तो यहां गामा किसका मिलेगा बेटा, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, डिवाइड बाई गामा किसका है, ए का, फिर गामा किसका बेटा, बी का, और यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पे सिंपली मिल रहा है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट सी डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी। कोई देखो यहां तक किसी को डाउट तो नहीं, तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइन जो लिखी गई है इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। स्टार भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन वैसे स्टार एक्टिवेटेड के लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ, स्टार भी लिख सकते हैं बच्चों। बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चों। यहां से मुझे सी चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, सी चाहिए। अगर मैं यहां से ये सी बाहर निकाल लूं, इसको सी को निकाल लूं, तो ये पूरी चीज यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो या जो सी हमारे पास आ रहा है बच्चों, दैट ये मुझे चाहिए था, तो ये क्या हो गया, है ना, इंटू ए, देखिएगा इंटू बी, और इंटू क्या हुआ भाई, ये हो गया गामा टाइम्स ऑफ ए इंटू गामा टाइम्स ऑफ बी अपन गामा सी, कौन से वाले का है, एच का। देखो जरा, ऐसा कुछ मिला क्या, ऐसा ही मिलना चाहिए भाई। इससे कोई क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, थर्ड क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया भाई। देखो भाई बालको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऑलरेडी भेज चुका हूँ भैया, ऑलरेडी भेज चुका हूँ, पेज बना करके टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी सब, है ना। और करीब 17-18 रिएक्शंस बच्चों ने खुद ही कर डाले हमारे। जो सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नेम रिएक्शन और एजेंट जरूर कराए जाएंगे। और अगर 10 दिन भी डिले होता है तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा, हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया सबको, बोलो भैया। तो क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, नाउ हम जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट वाला देखोगे ना, तो प्रोडक्ट तो इस वाले से बन रहा है यहाँ पे, दैट इज, तो प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट सी हो जाएगा, है ना। तो जब रेट ला लिखूंगा तो सी आ जाएगा उसमें, तो इसलिए जो रेट हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, K1 टाइम्स ऑफ, रेट ला हमेशा किस पे लिख रहे हैं हम लोग, स्लो पे लिखेंगे बच्चों, तो K1 टाइम्स ऑफ सी, और सी क्या है, एक्टिवेटेड है, तो सी हैच लगा दिया हमने। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया है। अब इसका कंपेयर करते हैं किसके साथ बच्चों, जो पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें इस वैल्यूज को पुट करते हैं, रेट इज इक्वल टू बी, कहां से,
इस वाले वैल्यूज को इससे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या मिला हमें? बी गेट। देखो रेट तो रेट रहने दो भाई, यहां पे K1 भी रहेगा। अब K1 के साथ नई चीज क्या आएगी? पूरी C आएगी। C क्या है? पूरा ये चीज है। तो K क्या, जो नई चीज को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये K हैच आएगा, ठीक है, इंटू A आएगा, इंटू V आएगा, इंटू गामा A आएगा, इंटू गामा B आएगा, अपान गामा C। कौन सा वाला? एक्टिवेटेड वाला। देखो जरा एक बार, किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई क्वेरी तो नहीं है बेटा जी? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो। ये जो चीज मिली है बच्चों, है ना, इसमें मैं इतने चीज को के नॉट कह लेता हूं। इतने चीज को क्या कह लेता हूं? के नॉट, ठीक है। एक नया नाम देता हूं, तो के नॉट। कितने को? ये जो K1 इंटू के हैच है, इसको मैं क्या कहता हूं? के नॉट कहता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको के नॉट कह लूं तो ये रिएक्शन का पूरा शकल बदल जाएगा, है ना। कैसा दिखेगा भाई? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू भी, इसकी जगह पे हो जाएगा के नॉट, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा क्या? बी, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों? गोमा ए इंटू गोमा बी अपान गोमा सी हैच वाला। ये ऐसा कुछ मिलेगा। इसको कोई क्वेश्चन मान लीजिए 5, ठीक बात है, क्लियर है बच्चों? चूंकि इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए और बी, है ना, ए और बी है, अकेला ए तो नहीं है। क्या है? दो लोग इन्वॉल्व है, ए और बी। तो अगर मैं इस बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए रेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, ये तो हो गया थ्योरी से जो मिला है। कहां से मिला है? थ्योरी से। ये तो कहां से मिला बच्चों? थ्योरी से, है ना। नाउ फॉर द above bimolecular ionic reaction एक्सपेरिमेंटल, कौन सा बेटा? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कैन बी रिटन एज, क्या होगा भैया? तो एक्सपेरिमेंटल लिख रहे हैं हम लोग, तो सिंपल सा लिख देंगे। अभी तक हमने थियरी से निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, है ना बेटा। रेट इक्वल टू क्या मिला? क्या मिलना चाहिए? यही मिलना चाहिए, के इंटू ए इंटू बी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए, और 5 और 6 को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, भैया ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो के क्या है? ठीक है, के क्या है भैया? तो के इक्वल टू मिल गया, के की जगह पे यहां पर क्या है? के नॉट है, इनटू गामा ए है, गामा बी है, और गामा सी है। इतनी चीज को तो हम रेट कांस्टेंट कहेंगे। बोलो भाई, कह सकते हैं ना? ठीक बात है। अगर ऐसा है तो इसके दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं बच्चों, इसका दोनों साइड का लॉग लेते हैं।
इसके दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। अब आप एकदम नजदीक आ गए अपने रिजल्ट के, तो 1-2 मिनट और वेट कर लीजिए अगर आप थक गए हो तो। रिजल्ट आपका बिल्कुल सामने आने वाला है ना। तो टेकिंग log of both side we get लिखते टाइम बच्चों एक चीज और याद करिएगा है ना, कि जब आप शब्द लिखते हैं ना तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह, कौन सा हमारे पापा की जमीन है उसमें है ना, कॉपी है। रफ में भी आप एक कोशिश करिए थोड़ा सा, कि थोड़ा सा गैप जब रखते हैं ना तो आपका जो राइटिंग होती है उसकी ब्यूटिफिकेशन दिखती है। और जैसे आप मिक्स करते हैं ना तो आप लिखते तो बड़ा सुंदर है, नो डाउट आप बहुत अच्छा, लेकिन वो मिक्स हो जाता है तो पढ़ा नहीं जाता। दूसरी बात, जो बच्चे मुझे भेजते हैं ट्राई करिए कि पीडीएफ बना। पीडीएफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका केम स्कैनर का एक छोटा सा ऐप होता है, फ्री है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे बहुत जल्दी क्या होता है, बन जाता है पीडीएफ। और फिर अपने नाम से चाहे ऐसे ही पीडीएफ मुझे भेज दिया, उसे चेक करना इजी होता है। ठीक है, तो अगर मैं लॉग ले लूं दोनों साइड का बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का लॉग ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग के, ये आपका मिला किधर का, लेफ्ट हैंड साइड का लॉग के मिल गया भाई। तो लॉग के किसके बराबर हुआ, लॉग के नॉट, क्या मिला, ये मिला लॉग के नॉट प्लस, ऊपर वाले सब प्लस हो जाते हैं ना लॉग में, लॉग गोमा ए प्लस लॉग गोमा बी, और नीचे वाला माइनस हो जाता है लॉग में। तो लॉग गोमा कौन सा, सी हैच का, रूल क्या लगा, सिंपल लगा, लॉग एम इंटू एन क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, राइट। और लॉग एम बाई एन क्या होता है, ये होता है लॉग एम माइनस एन होता है, और लॉग एम के पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। ये लॉग की कुछ बेसिक बात होती है, मैंने काइनेटिक्स में शुरू में आप लोगों को समझा दिया है, बता दिया। यहां तक देखो भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इस क्वेश्चन को कोई नाम दे दो, इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका नाम कर देते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, छठे क्वेश्चन तक आ गए हैं, यानी रिजल्ट के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों, है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब लगाएंगे हम लोग क्या, डिवाई हकल की लिमिटिंग लॉ। तो फ्रॉम द डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ, ये कहां मिलते हैं, डिवाई और हकल, डिवाई और हकल कहां कहां मिलते हैं, डिवाई केमिकल बॉन्डिंग में मिलते हैं। डिवाई का नाम है मास्टर ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन से बहुत पहले डिवाई ने डाइपोल मोमेंट को मेजर करके जितने भी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल थे सबके स्ट्रक्चर बता दिए थे, इस नाते डिवाई को बोला जाता है क्या, मास्टर ऑफ मॉलिक्यूल। और हकल ने ऑर्गेनिक स्पीसीज में स्पेशली जो कि साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड होते थे उसमें अपना रूल बनाया जिसका नाम है हकल रूल। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी दी, इसका नाम है HMO, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जब दो लोग मिल रहे हैं हकल और डिवाई, तो बना क्या, डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ, है ना, डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ। ये जो लॉ है इसका डेरिवेशन भी इलेक्ट्रो में करना पड़ेगा शॉर्ट में हम लोगों को। तो ये क्या कहता है बेटा, लॉग ऑफ गामा, इलेक्ट्रो जो आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसका लॉग ले लीजिए, और ये बराबर किसके होता है, माइनस का a इंटू जेड स्क्वायर और इंटू आपका आयनिक स्थिरांक का रूट होता है। ये a कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है इनका। तो आप इसे क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये सही है ना तो आप सारी चीजों को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं बच्चों। इसकी जो पूरी वैल्यू होती है, ए की होती 0.509, ए की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है,
0.509 होती है। तो चाहो तो कांस्टेंट रखो, चाहो तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो अगर ये हम गामा ए लेके आएंगे बेटा, तो यहाँ पे आने की स्थिति गामा ए का हो जाएगा, जब बी लाएंगे तो बी का हो जाएगा, सी लेके आएंगे तो सी का हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, जेड ए का स्क्वायर, जेड बी का स्क्वायर, जेड सी का स्क्वायर। यानी 3 नई चीजें इसमें आएंगी। चाहो तो इकट्ठा डाल दो, चाहो तो इसे आप ऐड कर दो इसमें या चेंज कर दो बच्चों, ठीक है। तो देखो ध्यान से 3 चीजें होंगी। और ये कब अप्लाई होता है डिवाई हकल? डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ में एक बात लिखिएगा, अप्लाई ओनली ऑन डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसकी मोलैलिटी क्या हो बच्चों, 0.01 मोलर से कम हो, या जिसका आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आप कह सकते जिसका आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो 0.01 मोलर से कम, उस पर अप्लाई करते हैं कौन, लिमिटिंग लॉ। तो अगर लॉग गामा ये है तो बताओ लॉग गामा ए कितना आएगा। तो गामा ए जब होगा तो माइनस ए रहेगा, इंटू जेड ए का स्क्वायर रहेगा, इंटू रूट क्या हो जाएगा, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए हो जाएगा। ऐसे लोग गामा बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए तो रहेगा, यहाँ जेड बी का स्क्वायर हो जाएगा, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बी हो जाएगा। कौन सा बच्चा भाई, सी वाला बचा हुआ है। तो लोग गामा सी एच ये क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू जेड सी एच की जगह पर क्या होगा, दोनों आ जाएगा ना, सी का चार्ज क्या है, दोनों है, जेड ए इंटू जेड बी है। बोलो भाई, यहां होगा जेड ए प्लस जेड बी, जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सी एच। देखो जरा, क्लियर है, यहां तक देख लो बच्चों। हेलो, ठीक है। यहां एक चीज हमें सही करना था, जो आयनिक स्ट्रेंथ था ना बेटा, वो किसी केवल आयन का नहीं था, वो पूरे सोल्यूशन का लिया गया था, इन्होंने पूरे सोल्यूशन का था, ठीक है। तो इस नाते हम यहाँ पर ए बी को अलग ना करके सबको एक साथ ले लेंगे। अब अगर मैं इन तीनों को पुट कर दूं कहां पर, इक्वेशन नंबर 7 को, 7 में इनको कंबाइन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 8। तो ये देखो जहां पर हमारे पास, सॉरी, क्वेश्चन 8 और 6 को, तो जहां गामा ए है, लॉग गामा है, वहां पे ये पुट करेंगे, जहां लॉग गामा बी है वहां पर ये पुट करेंगे, जहां पे लॉग सी है, गामा सी, यहां पर ये पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 8, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 8 बी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा सिंपली, पुट कर दीजिए, लॉग के रहेगा बच्चों, है ना, इक्वल टू होगा लॉग के नॉट, ये भी रहेगा, और माइनस में हमें कॉमा क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ए को हम बाहर कर लेते हैं, ए, ठीक है। ए को जब बाहर कर लोगे तो यहां बचेगा क्या, एक बचेगा जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर, है ना, और माइनस में क्या मिलेगा भाई, जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर, और इन ब्रेकेट से बाहर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। देख लो ये बाहर हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं बच्चों, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, इसको इधर ले आइए, तो लॉग के अपॉन के नॉट माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग के
माइनस लॉग के नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग के अपान के नॉट। तो ये क्या हो गया हमारा, लॉग के अपान के नॉट हो गया बच्चों, है ना। और यहाँ पे ए की वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूं बच्चों, तो ए की वैल्यू को मैं चाहूं तो पुट कर सकता हूं सिंपली, है ना। तो यहां जब सॉल्व करोगे इसको तो एक टर्म यहाँ कटेगा और 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो 2 से ए को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1.018 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होती है पहले बता दिया, ए इक्वल टू होता है 0.059, है ना। ए की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है बच्चों यही होती है कितना 0.509 करिएगा, 0.509, 0.509, तो 1.018 हो गया हमारा। साथ में जेड ए बचेगा, यहां से जेड बी बचेगा, इनटू क्या बचेगा आई। ये आ गया आपके पास एक प्यारा सा इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर हम 10 कह सकते हैं, 10 नहीं 8 9 हो गए, 9 इक्वेशन आपको आए। ये आ गया फाइनल रिजल्ट आपका। यहां से मैं वेरिएशन आप लोगों को सिखा सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना, फेयरली डाइल्यूट मतलब वेरी डाइल्यूट, ठीक है। हंसपद डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि ये अप्लाई कहां से हुआ, आया कहां से, बाय द यूजिंग द डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ के यूज से आया है, इस नाते डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही वैलिड होगा, है ना। और इसी को बोलते हैं ब्रोंस्टेड रिलेशनशिप, एंड दिस इज नोन एज ब्रोंस्टेड, है ना, रिलेशनशिप। तो ब्रोंस्टेड वाला कॉन्सेप्ट आपको सिलेबस में दिया है कौन सा, एसिड बेस का, और ब्रोंस्टेड और जेरम ने ये हमें समझाया है बच्चों। तो ब्रोंस्टेड और जेरम ने मिलकर के 1922 में ये बताया कि जब कोई भी आयनिक रिएक्शन हो रहा होगा जलीय विलयन में यानी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो उसके रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के या के नॉट होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका आयनिक स्ट्रेंथ कितना है। इसके बढ़ाने से ये बढ़ भी सकता है, इसके बढ़ाने से घट भी सकता है, और इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ आयनिक रिएक्शन इन एक्वस मीडियम इज नोन एज प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। और इस इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए, इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, बाहर से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं कई बार पहले से प्रेजेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। अरे बोलो भाई, दोनों बात समझ में आ गई है क्या। अब हम ग्राफ आपको समझा देंगे बच्चों, बिल्कुल भेज दीजिएगा भाई, सारा चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। कल का जो टॉपिक है उसमें मैंने कुछ ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं बेटा, ठीक है। और फिजिकल के तो है ही, पेपर मैंने बना लिया है। तो अब आप कहोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस क्लास के 10 मिनट लगेगा इसमें सॉल्व करने में, इसके बाद मैं उसको हिंदी और उसको डाल दूंगा। आप लोग सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उन टॉपिक्स को फटाफट एक बार देख के, हिंदी सही कैसे करते हो मैटर नहीं करता है। और जब फाइनल हो जाए तो उसका पीडीएफ बना के प्रॉपर अपना नाम, ठीक है, उसको सब पे मुझे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, कैसे भी करके टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं। इसमें ब्रॉन्स्टेड रिलेशनशिप, अब देखो भैया प्लॉट कर ले, अब सारी कहानी तो क्लियर है ना। तो हम एक प्लॉट करते हैं बच्चों, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा। देखो भाई,
कहानी को समझिए। इस वाले एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं बच्चों, log के, यहां लिख रहे हैं log के अपान के नॉट ले रहे हैं ऐसे, और इस वाले पर ले रहे हैं अंडर रूट आई। यही से क्वेश्चन आते हैं, आनिक स्ट्रेंथ लेते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, जो आपको बताया गया है ना, उस इक्वेशन में क्या है, log के अपान के नॉट है इक्वल टू प्लस है 1.018 है ना, 1.018 है, 018 है, और जेड ए प्लस जेड बी है, जेड ए इंटू जेड बी है, जेड ए इंटू जेड बी है, और अंडर रूट आई है। अगर हम देखें तो ये चीज क्या है मैथ की भाषा में, ये y है, ये क्या है बेटा, y है, ना तो इसको मैंने y एक्सिस पे रखा है, और ये किस में है, ये x है हमारा, x एक्सिस पे, और ये इतना कितना है, स्लोप है, ये क्या है, m है, इसको ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब ये डिसाइड करने वाली बात है, तो ध्यान से देखो बच्चों कैसे कैसे होगा। मान लो कि आपके सोल्यूशन के अंदर बच्चों कुछ इस तरीके के रिएक्शंस हैं कि दोनों ही प्लस हो जाए, जैसे ऐसा हो कुछ, ठीक है। मैं मान लेता हूं कुछ दोनों ही प्लस हो जाएं, जैसे एक रिएक्शन है बच्चों, कोबाल्ट है, और कोबाल्ट में अमोनिया के 5 लिगेंड हैं, और ब्रोमीन है इस साल्ट के ऊपर, इस पे टोटल स्फीयर पे आता है +2 चार्ज, और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, मरकरी आयन के साथ, ठीक है, और इससे मिलेगा प्रोडक्ट। तो इस आयनिक रिएक्शन में इसका चार्ज +2, इसका चार्ज कितना, +2, तो कितना हो गया, जेड ए इंटू जेड बी कितना हुआ भाई, 4 हो गया ना, तो जेड ए इंटू जेड बी कितना हुआ यहाँ पर, 4 हो गया, किसमें, इस रिएक्शन के लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए। तो जब ज्यादा आ रहा है तो स्लोप भी क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। देखो जरा, क्लियर है सबको, दूसरा क्या है बच्चों, अगर मैं आयोडीन का रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, सोडियम थायोनेट के साथ, यानी हाइपो सोल्यूशन के साथ करा लिया, मान लीजिए I माइनस का रिएक्शन करा रहे हैं H2O8 मार्शल एसिड के साथ, H2O8 पे 2 माइनस है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस इंटू 1 माइनस, कितना हो जाएगा भाई, ये वाले से यहां हो जाएगा जेड ए इंटू जेड बी, हो जाएगा -1 इंटू -2, कितना हो गया, 2, तो कम हो गया ना थोड़ा सा। जब ये कम हुआ तो ये वाला कुछ ऐसा स्लोप थोड़ा सा डाउन हो गया इसका। तीसरा देखिए भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिएक्शन हो रहा है NO2 माइनस प्लस OH माइनस के बीच में, ठीक है, प्रोडक्ट, तो ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा भाई, इस वाले में, इस वाले में हो जाएगा जेड ए इंटू जेड बी +1 हो जाएगा। और ऐसे केस में ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी ऊपर होने के लिए जरूरी है या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। ऊपर कौन से आयनिक रिएक्शन आएंगे बच्चों, ऊपर केवल वह रिएक्शंस आएंगे जिसमें दोनों स्पीसीज या तो प्लस हो या तो दोनों स्पीसीज क्या हो, माइनस हो, वही आएंगे। लेकिन मान लो बच्चों, है ना, अपोजिट ला रहे हो आप, जैसे कि H प्लस बी आर प्लस H2O2, कलर है बेटा, H प्लस बी आर, ठीक है, माइनस प्लस H2O2, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, यानी 1 इंटू +1 इंटू -1, ये क्या देगा बेटा, ये देगा +1 इंटू -1 इक्वल टू भी -1, तो इसका स्लोप डाउन हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप मतलब डाउन, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डाउन स्लोप होगा। देखो जरा एक और रिएक्शन सोचिए आप,
जहां पर ऊपर वाला जो रिएक्शन था मेरा, इसका OH माइनस रिएक्शन हो रहा हो, CO NH3 का होल 5 है ना, Br, इससे मैंने ले लिया 2+ और प्लस में OH माइनस, प्रोडक्ट बन गया मान लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 इंटू -1 इक्वल टू -2। ठीक है भाई, तो ऐसे केस में हो जाएगा हमारा ये कुछ इस तरीके से, देखो जरा ऐसा हो जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई रिएक्शन ऐसा हो जब कोई चेंज ही ना हो रहा हो, ये कब आएगा, जैसे कि मान लो कि एक आपके पास ईस्टर है, क्या बेटा, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में। तो ये कब है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा RCOOR प्लस OH माइनस आयन इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इस वाले रिएक्शंस में क्या हो रहा है, 0 इंटू माइनस का 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो अगर एक भी स्पीसीज आपका, एक भी आयनिक स्पीसीज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना, एक भी आयनिक स्पीसीज आपका न्यूट्रल हो गया बच्चों, तो आयनिक स्थिति के बदलने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। अब हम एक लाइन में क्या डाल देते हैं बेटा, सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट, अगर वो कंपेयर के लिए आ गया। ठीक है, एक लाइन में ही लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। एसी भाई बहुत ठंड हो गया। तो मैंने क्या लिखा, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट generally maintained by addition of some inert salt बेटा, addition of some inert salt। when one of the electrolyte is weak, अगर उनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो द एडेड सॉल्ट, जिसको हमने हेल्प के लिए डाला था, द एडेड सॉल्ट समटाइम्स इन्फ्लुएंस द, समटाइम, अभी इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, समटाइम्स इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी कोफिशिएंट and hence the reaction rate and hence the reaction rate इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं करें, जो इनडायरेक्ट होता है वही सेकेंडरी होता है, इनडायरेक्टली। ठीक है, एंड दिस इज सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट, दिस इज secondary salt effect, this is secondary
साल्ट इफेक्ट। देख लो भैया, दोनों चीजें मैंने करा दी। अब दोनों में डिफरेंस भी 4-4 लाइन करा देंगे, ठीक है? डिफरेंस दोनों में कर लेंगे बच्चों। एक प्राइमरी इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट है। अरे कहीं नहीं मिलेगी भाई, एनसीईआरटी में तो छोड़ो, आप पीएसपी में भी उठाओगे ना, पुरी शर्मा पठानिया का लैंग्वेज उठा लियो एक बार, और इतना कठिन लैंग्वेज दे देगा ना कि आपको चीजें नहीं मिलने वाली समझ में। एनसीईआरटी पढ़ के आप नीट निकालेंगे हो सकता है, लेकिन नीट भी परफेक्ट नहीं। मैं नीट पढ़ाया हूँ 7 साल और बहुत हाई मतलब अच्छे पोस्ट पे रहा हूँ। जब मैंने रिजाइन किया था तो मेरी सैलरी 25 LPA प्लस थी, है ना, वो भी 2016 में रिजाइन किया था, सोच लो। तो मैं बहुत ही ग्रोइंग एज में, मतलब जैसे एमएससी किया उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, आकाश में, फिटजी में, आईटीएन स्पेस में, हर एक में सिलेक्ट हुआ था और एचओडी लेवल पर गया मैं। तो वहां पे हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई। हमने उन बच्चों को जो जो चीजें पढ़ाई है ना, आप सोचोगे कि एमएससी वाले बच्चे भी वो नहीं करते। हमने उनको पूरी एमएस चौहान पढ़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी एमएस चौहान पढ़ाई है, पूरी ये बालाजी की ये बुक पढ़ाई है हमने, नरेंद्र अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई है हमने उनको, बीके जायसवाल पढ़ाई है हमने, सिंगेज पढ़ाई है हमने, ये सिंगेज पढ़ाई है, ये पढ़ाया है हमने। तो जब हम अपने से बहुत छोटे बच्चों को ये पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने, फिर जब हमें पढ़ना आता तो हम कहें एनसीईआरटी पढ़ लें, और एनसीईआरटी पढ़ के मैं इनका सामना कर पाऊंगा इन बच्चों से? कभी नहीं कर पाऊंगा। एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है जो सब पढ़ते हैं, मतलब वो तो अंडरस्टूड है कि आपको आती ही होगी, उतनी बात तो आपने सीख ली होगी, उसमें कोई नई बात नहीं है बच्चों, ठीक है? तो अब हम फटाफट क्या करते हैं बच्चों, 2-3 बातें कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट में, डिफरेंस कर लेते हैं। वो तो टीचर्स अपने आप को बचाने के लिए कह देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, जिससे उनको पढ़ाना ना पड़े। अब मैं आपसे कह देता कि एनसीईआरटी है तो मुझे अपने मॉड्यूल बनाने में 2 मिनट लगते, क्योंकि एनसीईआरटी के मॉड्यूल तो मैं बना बना के रखा हूँ बहुत सारे। लेकिन जब उसमें 4-5 बुक्स ऐड करोगे ना तो आपके काम बढ़ जाएंगे। लेकिन भाई काम भले बढ़ जाए, ईमानदारी से करो ना, ये बाद में गाली दें बच्चे। जैसे मान लो अगर एलटी ग्रेड वाले को किसी ने सजेशन दिया होता कि केवल एनसीईआरटी पढ़ लो जी केमिस्ट्री, उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है? आपने देखा एलटी ग्रेड मेंस के साथ क्या हुआ है? तो उन बच्चों के साथ तो गेम हुआ है ना, तो उनके साथ हो सकता है वही पेपर हमें भी बना के दे दें यार, तो हम पहले से तैयार रहे ना। और ये कहीं जाएगा तो जितना बढ़िया पढ़ लोगे उतना, मान लीजिए मेंस में नहीं आया तो फिर आपका पॉलिटेक्निक में आ जाएगा, यूपीपीजीटी का लेक्चर पेपर होगा दिसंबर में, उसमें आ जाएगा। उसका पेपर तो बहुत ठीक ठाक लेवल का है ना। कहीं जात हम केमिस्ट्री वाले हैं, अगर टाइम मिले तो हमें जितना डीपली पढ़ा सकते हो पढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो भैया, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट, है ना, यही डिफरेंस लिखने का तरीका है। प्राइमरी का हमारे गोरखपुर के एक सर थे जो मेरे एचओडी थे, उन्होंने सबसे पहले हमें, जब 12th में गया, 12th पास होकर बीएससी में गया, तो उन्होंने हमें सब चीज़ें सिखाई। साल्ट इफेक्ट, यहाँ सीरियल नंबर लिखो आप, और वो अकेले टीचर ने कम से कम 39 जेआरएफ दिए एक छोटे से कॉलेज में, है ना, लगभग उस हर बैच में जेआरएफ हुए। प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, और क्या है, सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। देखो उधर पहला पॉइंट लिखें, तो यहां पे क्या होगा, इट काज बाय ये चेंज इन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, इट बाय चेंज इन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। इट इज
ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, it is by dielectric constant of solvent। ठीक है। दूसरी बात, इट इज डायरेक्ट, ये क्या है, इट इज इनडायरेक्ट। फिर देखो बच्चों, it mainly affect reaction between ions। ions reaction involving ion as well as neutral molecule। ठीक है, तो ये आपने इस दोनों में इफेक्ट लिख दिया बच्चों। तो ये परफेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जीडीसी के लिए भी परफेक्ट है ना। चलो, तो अब मिलते हैं भाई कल। अभी पेपर मैं बनाऊंगा, थोड़े बहुत बन गए थे, हिंदी का पेपर बनाना रह गया है, और उससे कहोगे तो इसी टाइम डाल दूंगा, और आराम से सुबह उठ के पहले पढ़ लीजिएगा और फिर अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया है ना।